हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो वी आर हियर and this is our last lecture, the last lecture of our 1 month journey. And unfortunately मुझे ये रिकॉर्ड करना पड़ रहा है. I could not take this lecture live because that in the Indian intelligence agencies have issued uh, advisory that Zoom app is not that secured, so there could be risk of data leakage and all. So because of that मैं आपको ये वाला जो लेक्चर है रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड करूंगा एंड दिस इज हाउ यू आर सीइंग इट. ठीक है. तो आज हम लोग जो लास्ट के टॉपिक्स हैं जीएसटी के वो खत्म करने वाले हैं. हमने एक टॉपिक है चैप्टर 20 ये छोड़ा था. ये किससे रिलेटेड है? तो लाइबिलिटी टू पे इन सर्टेन टैक्सेस सर्टेन केसेस, वो हम पढ़ने वाले हैं. उसके बाद हम पढ़ेंगे एडवांस रूलिंग के बाद. और फिर लास्ट एक चैप्टर है जिसमें मिसलेनियस टॉपिक्स है. तो आपने बहुत बार जब भी सेक्शंस आप पढ़ते थे सारे चैप्टर्स में, तो कभी कभी बीच बीच में एक दो सेक्शंस मिसिंग होते थे. तो वो कौन से सेक्शंस होते थे? वो सब मिसलेनियस सेक्शंस होते थे जो कि हम आगे लास्ट चैप्टर में हम वो पढ़ने वाले हैं. ठीक है. दोज आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट जस्ट दैट वी शुड नो कि हाँ, अगर उसमें से कुछ क्वेश्चन आ गया तो वी शुड बी एबल टू सॉल्व इट, वी शुड हैव अ नॉलेज अबाउट इट. ठीक है. तो guys, let's start with liability to pay in certain taxes in certain cases. तो अब ये गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई क्यों किया कि कब इसमें ये जो चैप्टर है ना, छोटा सा चैप्टर है, 4 पेज का चैप्टर है. आपको यहाँ पर दिखेगा कि गवर्नमेंट बता रही है कि इस केस में, इस ट्रांजैक्शन में टैक्स कौन पे करेगा. तो ऐसा क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि ये सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस के बारे में है जहाँ पर एम्बिग्विटी है कि टैक्स किसके ऊपर किसको पे करना चाहिए. ठीक है. तो आप आगे देखोगे, इट इज वेरी सिंपल चैप्टर, वेरी लॉजिकल. इनफैक्ट अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तो यू कैन गेस इट कि हाँ, इसमें तो इसको पे करना चाहिए. ठीक है. तो हम यहाँ पे देखने वाले कि अगर आपने बिजनेस ट्रांसफर किया तो कौन टैक्स पे करेगा. जो आप टैक्स पर पे करोगे या फिर जिसको आपने ट्रांसफर किया वो पे करेगा. तो वो सब चीजें हैं. ठीक है. तो लेट्स टेक इट वन बाय वन. सबसे पहले है, अगर आपने बिजनेस ट्रांसफर किया, ठीक है, अगर आपने बिजनेस किसी और को ट्रांसफर किया, तो उस केस में अप टू द ट्रांसफर, मतलब आपकी जो लायबिलिटी थी, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 1 जनवरी से किसी को ट्रांसफर कर दिया बिजनेस, तो इसके पहले की जो लायबिलिटी थी वो इसके पहले की जो लायबिलिटी थी ये वाले टाइम तक, वो किसकी रहेगी? ट्रांसफरर और ट्रांसफरी दोनों की लायबिलिटी रहेगी, जॉइंटली एंड सेवरली. अब जॉइंटली एंड सेवरली का मतलब क्या होता है कि डिपार्टमेंट अगर चाहे, तो फॉर एग्जांपल ये बिजनेस ए रन कर रहा था, इस डेट के बाद उसने किसको बेच दिया? बी को दे दिया ये बिजनेस. ठीक है. अब ऑफिसर चाहे तो ये वाली जो लायबिलिटी है उसके लिए या तो वो ए से ही पूरा पैसा वसूल कर सकता है, कोई भी लायबिलिटी रहेगी यहाँ पर, तो या फिर पूरा बी से भी कर सकता है, या फिर दोनों से जॉइंटली भी रिकवरी कर सकता है. ठीक है. सारी चीजों की, टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी की. ठीक है. देन लाइबिलिटी रिलेटेड टू पीरियड आफ्टर ट्रांसफर. तो अब आफ्टर ट्रांसफर ये वाला जो पीरियड है, इसमें तो कोई डाउट होगा ही नहीं कि ये किसकी लाइबिलिटी होगी. तो ये तो हमेशा बी की ही लाइबिलिटी होगी. ए कभी इसको ओन करता ही नहीं था, इसलिए. तो इसलिए जब भी कभी भी जो ट्रांसफर होता है ना बिजनेस, तो उसके लिए वैल्यूएशन निकालते हैं. ठीक है. और जब वैल्यूएशन निकालते हैं तब ड्यू डिलिजेंस करते हैं. अब ड्यू डिलिजेंस मतलब क्या होता है? अब ये जो बिजनेस है, ठीक है, ये बिजनेस ए को बेचना है बी को, तो खरीदने से पहले जो बी है ना, वो क्या करेगा? सारे जो भी केसेस पेंडिंग है, जो कि लाइबिलिटीज है, वो असेस करेगा. ठीक है. बिजनेस का वो ए से इंफॉर्मेशन मांगेगा कि आप बताओ कि आपके कौन कौन से केसेस पेंडिंग है, क्या क्या मेरी लाइबिलिटी आगे आ सकती है. और उसके बेसिस पे वो डिसाइड करेंगे हमको जो बिजनेस खरीदना है वो कितने अमाउंट पे खरीदना है. ठीक है. अगर बहुत सारे लिटिगेशंस होंगे ए के ऊपर, इस बिजनेस के लिए बहुत सारे लिटिगेशंस है अगर, तो बी उतना पैसा कम देगा ए को. ठीक है. कि हो सकता है ये मुझे पे करना पड़े. तो ये सब कहाँ पे हो जाएगा? जब वो खरीदने वाले, जब ड्यू डिलिजेंस करवाते हैं, उसी टाइम हम लोग चेक करते हैं. ठीक है. देन
अब अगर ट्रांसफर हुआ है किसकी वजह से, डेथ की वजह से, ठीक है, तो एक सोल प्रोप्राइटर था, उसकी डेथ हो गई, उसकी वजह से अगर ट्रांसफर हो रहा है, तो अब आप जो जीएसटी ऑफिसर है जो मर चुका है उसके पास से तो लाइबिलिटी ले नहीं सकता, रिकवर कुछ कर नहीं सकता, तो किससे करेगा, तो ट्रांसफर ही से रिकवर करेगा, ठीक है। देन लाइबिलिटी ऑफ एजेंट एंड प्रिंसिपल, तो अगेन एजेंट और प्रिंसिपल, जो एजेंट कौन होता है, वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे गुड सेल करता है, ठीक है, तो इस केस में भी क्या होगा, दे बोथ विल बी जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल फॉर एनी एनी लाइबिलिटी, ठीक है। देन लाइबिलिटी टू पे इन केस ऑफ अमलगमेशन या फिर मर्जर, मतलब दो कंपनीज मर्ज हो रही है तो उस केस में लाइबिलिटी किस पे आएगी, ठीक है, और अगर उन दोनों कंपनीज के बीच में कुछ ट्रांजैक्शन है, ठीक है, तो वो ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा। अब जैसे क्या हो रहा है, यहाँ पर दोनों कंपनीज जो है वो सेपरेट कंपनीज है, ठीक है, अब इन्होंने अप्लाई किया है किसके लिए, मर्जर के लिए, ठीक है, अप्लाई कभी कहाँ पे करते हैं, तो इन्होंने अंडर अपना जो ये है कंपनीज एक्ट अप्लाई किया है कि हमें मर्ज होना है, ठीक है। अब जो ऑर्डर है ना, वो ऑर्डर आया है इस दिन, ठीक है, तो आपका ऑर्डर कब से आया है, तो ऑर्डर हमेशा बाद में आता है, और उसमें जो लिखा हो सकता है कि या तो इसी डेट से आपका मर्जर है इफेक्टिव है, या फिर एक रेट्रोस्पेक्टिव डेट से भी इफेक्टिव हो सकता है, ठीक है। अब ये वाला जो टाइम पीरियड है इसके बीच में हो सकता है इन दोनों कंपनीज के बीच में कुछ ट्रांजैक्शन हुआ हो, तो अब उसको उस पर जीएसटी पे करना है कि नहीं करना है, क्यों, क्योंकि ये वाला जो पीरियड है, अब क्या मान लिया जाएगा कि इस टाइम पे भी मर्जर तो आपका पहले से हो गया, आपने रेट्रोस्पेक्टिवली मर्ज कर दिए कंपनीज, ठीक है, तो हो सकता है एक एक कंटेंशन क्या होगा कि ये तो सेम कंपनीज ही है, दोनों कंपनी सेम ही है, तो इसको इस पे जीएसटी लगना ही नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला, डिपार्टमेंट ने क्या बोला जीएसटी में, ये वाला जो पीरियड है इसमें अगर आपको कुछ सप्लाई है तो उसको अलग अलग टर्नओवर मानेंगे, उस पर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। हमारे हिसाब से हम फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी क्या मानेंगे कि ये टाइम पीरियड है जब आपकी दोनों कंपनीज मर्ज हुई है, इसके पहले अगर कुछ भी ट्रांजैक्शन है तो आपको उस पर जीएसटी भी पे करना है, और यहाँ तक हम लोग क्या मानेंगे कि आपकी जो दोनों कंपनीज है वो डिफरेंट है, ठीक है। देन लाइबिलिटी इन केस ऑफ कंपनी इन लिक्विडेशन, तो अगर लिक्विडेशन में चले गई कंपनी तो उसकी भी जो टैक्स ड्यूज है वो कैसे रिकवर होंगे, ठीक है। तो जब जब भी एक कंपनी लिक्विडेशन में जाती है ना, तो एक लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, ठीक है, और जब लिक्विडेटर अपॉइंट होगा वो क्या करेगा, वो 30 डेज में, विद इन 30 डेज इंटीमेशन देगा कमिश्नर को, और कमिश्नर को क्या बोलेगा कि आप मुझे बताओ कि आपकी लाइबिलिटी कितनी बनती है, आई एम द लिक्विडेटर ऑफ XYZ कंपनी, मैं इसको लिक्विडेट करवाने वाला हूँ, आपकी लाइबिलिटी बताओ कि आपको इसमें से कितना शेयर चाहिए। अब जो कमिश्नर है वो क्या करेगा, वो सारी इंफॉर्मेशन मांगेगा किससे, जो भी ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर है उस कंपनी का, ठीक है, उसको बोलेगा कि आप मुझे इंफॉर्मेशन दो कि हमें कितना कितनी रिकवरी करनी है, ठीक है। देन जो कमिश्नर है वो नोटिफाई करेगा लिक्विडेटर को अबाउट क्या कि टैक्स कितना लेना है, इंटरेस्ट कितना लेना है, और पेनल्टी कितनी लेनी है, कितने टाइम में, 3 महीने में, तो 3 महीने में जो आपका कमिश्नर है वो बताएगा, रिप्लाई करेगा लिक्विडेटर को कि हमें 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 इतना इतना रिकवरी करनी है, ठीक है। देन अगर ये सब चीजें रिकवर नहीं हो रही है, ठीक है, मतलब आप कंपनी के पास उतना पैसा है ही नहीं कि वो जीएसटी देन उस पे इंटरेस्ट और टैक्स पेनल्टी पे कर पाए, तो अब क्या करेंगे, फिर एवरी डायरेक्टर, उस कंपनी का जो भी डायरेक्टर था वो क्या होगा, जॉइंटली एंड सेवरली लायबल टू पे इंटरेस्ट, अनलेस वो प्रूव कर दे कि ये जो है मतलब उसकी वजह से नहीं हुआ है, बाकी सब डायरेक्टर्स मिले हुए थे, अनलेस वो ऐसा प्रूव कर दे, वो जॉइंटली और सेवरली लायबल होगा, क्योंकि ये पैसा जो है ना ये उसको जेब से तो देना नहीं है, राइट। कंपनी क्या कर रही है, कंपनी ने कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करी होगी, उसके लिए कस्टमर से चार्ज किया होगा, ठीक है। अब वो पैसा आपका है ही नहीं, ना तो कंपनी का है ना डायरेक्टर्स का है, तो वो कंपनी में ही होना चाहिए। अब कंपनी में नहीं है, मतलब आपने उसको कहीं इधर उधर किया है, मतलब आपने हो सकता है उसकी मनी लॉन्ड्रिंग कर दी हो, अपने खुद के पास ले लिया होगा, और ये सब राइट किसके पास होते हैं, डायरेक्टर्स के पास होते हैं, इसीलिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है वो किसके ऊपर डाली है, वो डायरेक्टर्स के ऊपर डाली है, ठीक है। देन
लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी, तो प्राइवेट कंपनी के पास के ऊपर क्या क्या लाइबिलिटी है उनके डायरेक्टर्स के ऊपर, तो वो सेवरली और जॉइंटली लाइबल होते हैं, ठीक है। बट अगर कभी पब्लिक कंपनी है, ठीक है, तो उसमें फिर जो आपके डायरेक्टर्स हैं वो लाइबल नहीं होते हैं, मतलब जॉइंटली और सेवरली, अनलेस अनलेस क्या कि कोई पर्सनल पेनल्टी आ रही है, ठीक है, मतलब उन्होंने फॉर एग्जांपल एक दूसरे डायरेक्टर ने कुछ फ्रॉड किया है और आपने पर्सनली उसकी हेल्प करी है वो फ्रॉड करने में, ठीक है, तो उसमें अगर आपके ऊपर कोई पर्सनल लाइबिलिटी आ रही है तो वो तो आपके ऊपर आ ही सकती है। बस ये है कि अगर कंपनी की लाइबिलिटी है तो वो आपके पास ऊपर नहीं आएगी अगर आप पब्लिक कंपनी है तो, ठीक है। देन लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, तो अगर आपकी फर्म जो है, फर्म ने कुछ डिफॉल्ट किया है तो उसके लिए जो सारे पार्टनर्स हैं वो जॉइंटली और सेवरली लायबल होंगे फॉर एनी टैक्स ड्यूज इंटरेस्ट और पेनल्टी, ठीक है। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसे विद इन 1 मंथ किसको इन्फॉर्म करना है, तो उसको इन्फॉर्म करना है डिपार्टमेंट को, जीएसटी डिपार्टमेंट को, बाय वे ऑफ अमेंडमेंट। तो हम लोग क्या करते हैं, कभी भी कुछ चेंज होता है तो आपको 1 मंथ में बताना पड़ेगा डिपार्टमेंट को कि हाँ अब आई एम नॉट द पार्टनर ऑफ दिस फर्म एंड ये हमारा नई डीड है, पार्टनरशिप डीड, ठीक है, उसमें से मेरा नाम हटा दिया है। अगर आपने नहीं किया ऐसा तो गवर्नमेंट क्या मानेगी कि आप अभी भी पार्टनर हो, और अगर फिर कुछ लाइबिलिटी आई तो वो आपके ऊपर भी आ सकती है। तो ये क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको एटलीस्ट 1 मंथ में तो बताना ही है कि आप उसमें से रिटायर हो चुके हो। देन लाइबिलिटी ऑफ गार्डियंस ट्रस्टीज, तो अब ये क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत बार कोई माइनर होता है, राइट, तो अब माइनर के पास कुछ प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल उसके जो फैमिली है उसमें सबकी डेथ हो गई, वो माइनर अकेला बचा है, ठीक है। अब उसके लिए एक ट्रस्टी अपॉइंट हुआ है, ठीक है, वो क्या करेगा, गार्जियन बोलते हैं इसको। तो अब गार्जियन क्या करेगा, वो उस प्रॉपर्टीज जो भी माइनर की प्रॉपर्टीज है वो उसको मैनेज करेगा, और कब तक मैनेज करेगा, जब तक जो माइनर है वो मेजर नहीं हो जाता, जब तक वो 18 ईयर्स का नहीं हो जाता तब तक उसके लिए जो गार्जियन है वो मैनेज करेगा, ठीक है। तो अब उस केस में अगर कोई भी लाइबिलिटी है जो कि वैसे बिजनेस से आई है, जो कि उसका बेनिफिशियरी कौन है, माइनर है, लेकिन मैनेज कौन कर रहा है, गार्जियन या ट्रस्टी, ठीक है, तो वो लाइबिलिटी किसके ऊपर आएगी, वो आएगी गार्जियन या ट्रस्टी के ऊपर जो भी उसको मैनेज कर रहा है, ठीक है। तो अगर वो बिजनेसेस से रिकवर नहीं हो पा रहा है जीएसटी, तो किससे रिकवर करेंगे, गार्जियन या फिर ट्रस्टी से, ठीक है। देन लाइबिलिटी ऑफ कोर्ट ऑफ वार्ड्स, अब ये क्या होता है, तो अगर आपकी कुछ कुछ बिजनेसेस जिसमें जिनका कोई ओनर नहीं बचता है, ठीक है, उस केस में क्या होता है, जो कोर्ट होता है वो एक ट्रस्टी टाइप ट्रस्टी या रिसीवर या मैनेजर अपॉइंट कर देता है, ठीक है। अब उससे रिलेटेड अगर कोई भी जीएसटी की लाइबिलिटी आ रही है तो वो जो ट्रस्टी है या रिसीवर है या फिर जो मैनेजर है, उस केस में वो लायबल होगा उसके उससे जो भी जीएसटी पेमेंट की लायबिलिटी आ रही है उसके लिए, ठीक है। देन स्पेशल प्रोविजंस रिगार्डिंग लायबिलिटी टू पे इंटरेस्ट इन सर्टेन केसेस, अगर डेथ हो गई है, ठीक है, किसी पर्सन की, तो क्या होगा, अगर वो बिजनेस कोई और रन कर रहा है तो जो रन कर रहा है उसको लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी। अच्छा, वो बिजनेस अगर डिसकंटिन्यू हो रहा है, कोई उसको आगे रन करने ही नहीं वाला है, तो जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको पेमेंट करना पड़ेगा, बट उसको भी पूरा पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। वो जो लायबिलिटी है वो उसके ऊपर कहाँ से आ रही है, उसके जो उसके जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर से आ रही है, ठीक है। तो टू द एक्सटेंट ऑफ स्टेट ऑफ द डिसीज, तो उसको जितनी प्रॉपर्टी मिली है टू दैट एक्सटेंट ही आप सिर्फ उससे रिकवरी कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, उसकी पर्सनल एसेट्स को आप टच नहीं कर सकते एज जीएसटी ऑफिसर्स, ठीक है। अगर आपका एचयूएफ और एओपी का पार्टीशन हो गया है तो क्या हो जाएगा, ईच मेंबर और ग्रुप ऑफ मेंबर्स, ठीक है, जो भी सब सारे मेंबर्स जो भी उस टाइम थे वो सब सेवरली और जॉइंटली लायबल होंगे इन सब चीजों के लिए, ठीक है, एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड इन आईबीसी, ठीक है। तो कभी भी आईबीसी में कुछ, तो आईबीसी स्पेसिफिकली इन सब चीजों के लिए, ये लिक्विडेशन, देन यू बैंक्रप्सी, इंसॉल्वेंसी, ये सब ये स्पेसिफिकली इसके लिए ही है। तो अनलेस इसमें कुछ अदरवाइज दे रखा हो आपका ये प्रिवेल करेगा, ठीक है। तो अगर आपका आईबीसी में कुछ दे रखा है तो आईबीसी विल प्रिवेल ओवर जीएसटी लॉ, अदरवाइज आपका
एक हर जो मेंबर है वो लायबल होगा। अगर आईबीसी में ही ऑर्डर आया कि इस केस में एक पर्सन पार्टीशन हो रहा है और एक पर्सन के पास पूरा बिजनेस जा रहा है और आईबीसी में लिखा है कि वो लायबल रहेगा, तो फिर जीएसटी उसको ओवररूल नहीं कर सकता, ठीक है। देन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, अगर फर्म डिसॉल्व होगी तो क्या हो जाएगा, जो भी उस टाइम पे पार्टनर था वो जॉइंटली, सारे पार्टनर्स जितने भी उस टाइम पे पार्टनर्स थे, उस जबकि वो लाइबिलिटी आ रही है उसमें जॉइंटली और सेवरली वो लाइबल होंगे, ठीक है। देन टर्मिनेशन ऑफ गार्डियनशिप और ट्रस्ट, तो अगर आप किसी गार्जियन हो या फिर ट्रस्ट हो और आपका जो गार्जियनशिप या फिर ट्रस्टीशिप है वो अगर टर्मिनेट हो रही है, ठीक है, तो उस केस में जो बेनिफिशियरी बाद में उसके बाद से क्या होगा कि जो भी बेनिफिशियरी है वो लायबल होगा सारे टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी के लिए। देन डिसकंटिन्यूएशन ऑफ अ बिजनेस बाय अ फर्म, तो अगेन सेम चीज, तो जो भी सब पार्टनर्स थे सब लोग जॉइंटली और सेवरली लायबल होंगे। सेम अगर कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस चेंज हो गया, मतलब आपने क्या करा, पार्टनरशिप से अब उसको कंपनी बना ली, तो उस टाइम पे जब लोग पार्टनर्स थे उस टाइम का मैटर है, जब सब पार्टनर्स थे तो सारे पार्टनर्स आपके लिए उसके लिए लायबल होंगे, ठीक है, बिफोर दिस चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। और सेम अगर आपका डिसोल्यूशन भी हो गया है तो उसका सेम है, डिसकंटिन्यूएशन के जैसा ही है, मतलब जो भी पार्टनर्स उसमें थे वो सब लोग जॉइंटली और सेवरली भी लायबल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है। दिस इज वेरी जेनरिक चैप्टर, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं है। आप लॉजिकली अगर सिर्फ कॉमन सेंस से भी आप आंसर दोगे ना तो आपका सही चला जाएगा, ठीक है। और इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट ऑल्सो। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो एडवांस रूलिंग है, और उसमें ऑल्टरनेटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वो आपको अच्छे से पढ़ना है एक बार, एडवांस रूलिंग। तो अब एडवांस रूलिंग में चले जाते हैं हम लोग। ये भी छोटा सा चैप्टर है, एडवांस रूलिंग। तो अब एडवांस रूलिंग होता क्या है और क्यों आया ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो एडवांस रूलिंग मतलब क्या होता है कि आप फॉर एग्जांपल एक नया बिजनेस चालू करने वाले हो, जो कि आपको उसके बारे में ज्यादा पता नहीं है कि उसको जीएसटी में उसका ट्रीटमेंट कैसा होगा, वेदर जो आपका प्रोडक्ट है वो गुड्स होगा कि सर्विसेज होगी, उस पर टैक्स कितना लगेगा, आपको उसके इनपुट्स का आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये सब क्वेश्चंस आपको कब आ रहे हैं, बिजनेस चालू करने से पहले ही। अब आपके पास एक ऑप्शन तो क्या है कि आप बिजनेस चालू करो और आपके हिसाब से सब करते जाओ, फिर बाद में अगर डिपार्टमेंट को वो गलत लगता है तो वो नोटिस इशू करेगा, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वो सब, ठीक है। तो एक ऑप्शन तो ये है। अब गवर्नमेंट ने दूसरा ऑप्शन दे दिया, दूसरा ऑप्शन क्या दे दिया कि ये जो रूलिंग है ना, ये आपका रूलिंग वो चीजें होने के बाद रूलिंग का वेट मत करो, आप एडवांस में ही हमसे रूलिंग ले लो कि हमारे आपको अगर कुछ लगता है, कुछ भी डाउट है तो आप हमको बता दो, हम उसको पहले से ही आपको एडवांस में रूलिंग दे देंगे कि हाँ हमारे हिसाब से ये होना चाहिए, और फिर आप उस हिसाब से ही करो। जैसे आपको ही कंफ्यूजन है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो 12% पे टैक्सेबल होगा कि 18% पे होगा, ठीक है। तो आप पहले क्या करो, अगर आप ऐसा करोगे कि पहले आप 12% पे करना चालू कर दिया, बाद में डिपार्टमेंट बोलता है कि नहीं हमारे साथ तो 18% है, तो आपको 6% तो पे करना ही है, प्लस इस अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी भी लग सकती है, ठीक है। तो इसलिए डिपार्टमेंट ने क्या बोला कि आप पहले ही हमसे पूछ लो बिजनेस चालू करने से पहले कि आपको क्या है, हम आपको बता देंगे, आप उस हिसाब से ही फिर बिजनेस चालू करना, तो आपका इंटरेस्ट और पेनल्टी नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया किस चीज का, एडवांस रूलिंग का। अब एक बार देख लेते हैं एडवांस रूलिंग है क्या। तो मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव, तो ये सब वही है, मीनिंग में जो मैंने आपको बताया वही है कि आपको पहले से ही अगर कुछ पता करना है कि उसमें डिपार्टमेंट का व्यू क्या है, तो वो आप उसके लिए एडवांस रूलिंग ले सकते हो, ठीक है। और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव ये है कि सर्टेनिटी रहेगी टैक्स लायबिलिटी की, आपको पहले से पता रहेगा कि हाँ इतना इतना पे करना है। देन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्यों क्यों लिख रखा है यहाँ पे, तो जनरली जो भी इन्वेस्टर्स इंडिया में आते हैं वो ये चाहते हैं कि जो टैक्स का रिजीम हो वो कांस्टेंट हो, वो बार बार चेंज नहीं हो, जो पॉलिसीज है ना वो चेंज नहीं हो। मतलब क्या कि कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है, रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंड कर देती है चीजें, कि तो ये सब चीजें, इनको सब टैक्स टेररिज्म और ये सब चीजें होती है,
तो इन सब से यू नो जो इन्वेस्टर्स है वो ये सबको अवॉइड करना चाहते हैं, तो वो ऐसे यू नो मार्केट में प्रेफर करते हैं जहाँ पर सर्टेनिटी हो थोड़ी। तो ये जो एडवांस रूलिंग है इसमें आपको क्या पहले से ही सर्टेनिटी मिल जाती है कि हाँ ऐसे ऐसे हम गवर्न होने वाले हैं। तो इट इन अ वेज attracts foreign direct investment, then reduces litigation। तो आपको भी पता होगा कि इंडिया में कितने सारे केसेस ऑलरेडी पेंडिंग है, तो इसलिए आपको पहले से ही अगर पता चल जाएगा कि इसमें कितना पे करना है, तो वो आगे लिटिगेशन कम होगा उससे। और ट्रांसपेरेंट एंड इनएक्सपेंसिव मैनर है, इसमें आपको ज्यादा फीस भी पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। देन किस क्वेश्चंस के लिए आप एडवांस रूलिंग ले सकते हो, तो आप क्लासिफिकेशन के लिए ले सकते हो, एप्लीकेबिलिटी ऑफ अ नोटिफिकेशन, अब जैसे कोई एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन है, ठीक है, आपको ये देखना है कि आपके प्रोडक्ट पे वो एप्लीकेबल है कि नहीं है, तो वो आप पूछ सकते हो। टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई के लिए पूछ सकते हो। आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा किसी में, वो पूछ सकते हो। देन लाइबिलिटी टू पे टैक्स आपके ऊपर आएगी या नहीं आएगी, वो आप पूछ सकते हो। आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है कि नहीं, वो पूछ सकते हो। और एनी अदर मतलब ऐसी कोई एक्टिविटी आप कर रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा है कि वो सप्लाई होगा कि नहीं होगा, तो वो भी आप पूछ सकते हो। बट आप क्या नहीं पूछ सकते हो, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी पेंडिंग है किसी भी प्रोसीडिंग्स में, ठीक है, तो वो आप नहीं पूछ सकते हो। ये कुछ फ्रेश मैटर होना चाहिए। या फिर जो ऑलरेडी किसी कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है पहले, तो वो भी आप पूछ नहीं सकते हो कि वो तो फिर कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको आप प्रेसिडेंस लेके आपको उसको ही फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये प्रोसीजर है आपका, ठीक है। तो प्रोसीजर किस चीज का है कि एडवांस रूलिंग आपको चाहिए, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, किधर, एएआर में, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग में, ठीक है। और कितने, 5000 आपको फीस पे करनी है, ठीक है। देन जो एएआर है वो क्या करेगा, एएआर अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग आपको मतलब जो कंसर्न ऑफिसर है, मतलब आपका जो जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर है, उसको एक एक कॉपी भेजेगा एप्लीकेशन की कि ये चीजें में उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। देन एआर क्या करेगा, रिकॉर्ड्स देखेगा, और आपको जो बोलना होगा, आपको भी एक पर्सनल हियरिंग देगा, आपके बारे में भी वो पूछेगा, ठीक है, आपसे सुनेगा कि आपका उसमें क्या कहना है। देन जो वो एप्लीकेशन रिजेक्ट भी कर सकता है, ठीक है, अगर उसको लग रहा है एआर को कि नहीं ये दिस इज अ मैटर विच इज ऑलरेडी पेंडिंग एल्सवेयर, या फिर इस पे ऑलरेडी जजमेंट आ चुका है, तो वो क्या कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, बट उसको रीजन देना पड़ेगा प्रॉपरली कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों करी है, ठीक है। देन अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है, तो 90 डेज में उसको रूलिंग्स देनी पड़ेगी कि हमारे हिसाब से इसमें एडवांस रूलिंग ये होनी चाहिए, ठीक है। और उसके पहले वो क्या करेगा, जो एप्लीकेंट है, मतलब आपके बारे में भी आपके जो भी आर्ग्यूमेंट्स है वो भी सुनेगा, और ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी जो भी है, उनके बारे में भी सुनेगा कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि हमारे हिसाब से तो ये जो टैक्स है 12% लगना चाहिए इस फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन। अब जो एआर है वो जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर से भी पूछेगा कि वो बोल रहा है कि 18% लगना चाहिए, तो क्यों लगना चाहिए। देन वो उसके लिए रूलिंग देगा, ठीक है। बट अगर कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, मतलब जैसे दो मेंबर्स हैं, ठीक है, दो मेंबर्स ने सुना और एक को लग रहा है 12% लगना चाहिए, दूसरे को लग रहा है 18% लगना चाहिए, तो वो क्या करेंगे, वो ट्रिपल ए आर के पास भेज देंगे, मतलब अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, ये अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग उनको भेज देंगे। तो ये क्या हो गया, आपका सेकेंड लेवल हो जाता है। जैसे हमारा अपील में भी वैसा था ना, अलग अलग लेवल्स, जैसे आपकी अपीलेट अथॉरिटी, देन अपीलेट ट्राइब्यूनल, तो वैसे ही यहाँ पर भी कैसा है, आपका ए आर है और उसके ऊपर क्या होता है, ट्रिपल ए आर, ठीक है, उनको भेज देंगे। और अगर ट्रिपल ए आर में भी कुछ कॉमन नहीं निकल पा रहा है, वहां पे भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वहां पे भी दो मेंबर है, एक बोल रहा है 12%, एक बोल रहा है 18%, तो फिर वो क्या बोलेंगे, वो भी हाथ खड़े कर देंगे कि अब इस केस में हम लोग एडवांस रूलिंग आपको दे ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर ए आर ट्रिपल ए आर भी अनेबल है टू कम टू कॉमन कंक्लूजन, तो ये क्या मान लिया जाएगा कि एडवांस रूलिंग इसमें दे ही नहीं सकते, ठीक है। और जो उसका ऑर्डर है वो आप किसको दे देंगे, तो कंसर्न ऑफिसर को भी चला जाएगा और एप्लीकेंट को भी चला जाएगा, और जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर जो है उसको भी उसका एक ऑर्डर की कॉपी चले जाएगी, ठीक है।
अब AR के डिसीजन से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप कहाँ जाओगे, ट्रिपल AR अपेलेंट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के पास जाओगे कि मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ एंड आप इसको वापस से एक बार सुनो, ठीक है। देन वापस से, या तो अगर जो जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर है वो AR के रूलिंग से अग्री नहीं करता है तो वो चला जाएगा ट्रिपल AR के पास, ठीक है। और अपील कितने टाइम में फाइल करनी है, 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एडवांस रूलिंग। और जो आपका 30 days का एक्सटेंशन मिल सकता है उस केस में, जो ट्रिपल AR है वो कंडोन कर सकती है इफ देर इज सफिशिएंट कॉज ऑफ डीले, ठीक है। देन आपको फीस कितनी पे करनी पड़ेगी, तो 10,000 आपको फीस पे करनी पड़ेगी। और ये बात ध्यान रखना कि कभी भी जो ट्राइब्यूनल या फिर ट्रिपल AR कोई भी है, तो वो जो फीस है ना वो सिर्फ आप लोगों से लेंगे, सिर्फ असेसी से लेंगे, कभी भी डिपार्टमेंट से फीस नहीं लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि एक डिपार्टमेंट से आप दूसरे डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ही ट्रांसफर कर रहे हो, तो क्यों लेंगे उसके लिए, ठीक है। तो इसलिए जो फीस है वो किसको पे करनी पड़ेगी, सिर्फ आपको पे करनी पड़ेगी। अगर कंसर्न ऑफिसर कर रहा है तो उसको कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देन जो ट्रिपल AR है वो कितने टाइम में इशू करेगी ऑर्डर, तो वो 90 days का उनको टाइम दे रखा है कि आप इतने टाइम में ऑर्डर इशू कर दो। और अगर उनके इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वो कंक्लूजन पे नहीं आ पा रहे मेजोरिटी में भी, तो क्या हो जाएगा, तो मान लिया जाएगा कि इस पे एडवांस रूलिंग दे ही नहीं सकते, ठीक है। देन रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स, अगर AR या ट्रिपल AR को लग रहा है कि उनका जो ऑर्डर है उसमें कुछ गड़बड़ है, तो वो क्या कर सकते हैं, उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। कितने टाइम तक कर सकते हैं, तो 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर वो उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। देन एप्लीकेबिलिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, तो एडवांस रूलिंग जो अगर आपने ली है तो वो किसको एप्लीकेबल होगी, तो वो सिर्फ आपको एप्लीकेबल होगी। अगर कोई और आपका फ्रेंड सेम सर्विसेज भी दे रहा है ना, तो उसके ऊपर वो एप्लीकेबल नहीं होगी। मतलब वो अगर कोर्ट में जाकर बोलता है कि ये एडवांस रूलिंग मेरे फ्रेंड ने ली थी, आपके लिए बोल रहा है वो कि मेरे फ्रेंड ने ली थी, तो जो कोर्ट है वो उसको नहीं मानेगा, वो फ्रेश हियरिंग करेगा, ठीक है। तो ये जो एडवांस रूलिंग है किस पे एप्लीकेबल होगी, सिर्फ आप पे और जो कंसर्न्ड ऑफिसर है, जो जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर है, उन लोगों पे ही वो एप्लीकेबल होगी, किसी और को नहीं होगी, ठीक है। देन किसी किसी केसेस में एडवांस रूलिंग वॉइड हो जाती है, कब हो जाती है, अब अगर आपने जब एडवांस रूलिंग ली थी तो जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे, अगर आपने वो डॉक्यूमेंट्स गलत दिए थे, आपने कुछ मटेरियल फैक्ट सप्रेस किया था या फिर मिस रिप्रेजेंट किया था, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो एक ऑर्डर इशू हो जाएगा कि आपकी जो एडवांस रूलिंग वाला ऑर्डर है दैट इज नल एंड वॉइड एप इनिशियो, स्टार्टिंग से वो इनवैलिड था, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, वैलिड नहीं होगी। बट किस टाइम के लिए वैलिड होगा ये, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो ऑर्डर आया था वो 1 को आया था, ठीक है। और ऑर्डर अब कैंसिल कब हो रहा है, तो कैंसिल हो रहा है फॉर एग्जांपल 1 को, ठीक है। तो इस टाइम पे ये जो आपका टाइम पीरियड चला गया, इसमें अब आपने सारे चीजें भी कर ली होगी, आपने जो ऑर्डर्स आपके जो इनवॉइसेस है वो भी इशू कर दिए होंगे, उस टाइम पे मान लेंगे कि इस पीरियड के लिए एप्लीकेबल है। बट उसके बाद से वापस से फिर एप्लीकेबल नहीं रहेगा आपका, ठीक है। देन जो ऑर्डर है वो आपका कब होगा, ओनली आफ्टर हियरिंग द एप्लीकेंट या अपीलेंट, मतलब उसके बाद ही आपका ऑर्डर वॉइड होगा, आपको एक बार अपॉर्चुनिटी देंगे, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ठीक है। और उसकी एक ऑर्डर की कॉपी किसको चल जाएगी, तो आपको चली जाएगी, एक कंसर्न ऑफिसर और जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर को भी चली जाएगी ऑर्डर की कॉपी। देन पावर्स एंड प्रोसीजर ऑफ AR एंड ट्रिपल AR, ठीक है। तो उनको कौन सी पावर्स दे रखी है, तो जो एक सिविल कोर्ट को ऑर्डर रहती है वो सारी, सॉरी पावर रहती है वो सारी पावर AR और ट्रिपल AR को भी है, ठीक है। देन वो लोग सब क्या कर सकते हैं, तो ये सब चीजें दे रखी है, ये सब आप पढ़ लेना, दीज आर नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका इन सब में इम्पोर्टेंट पता है क्या है, तो दिस इज ऑल्सो फाइन, नॉट दैट इम्पोर्टेंट। इसमें से हो सकता है कुछ आए, किस किस पे आप मांग सकते हो, किस किस पे नहीं मांग सकते हो, प्रोसीजर से रिलेटेड कुछ आ सकता है। देन ट्रिपल AR के बारे में पूछ सकते हैं।
और ये भी आ सकता है। बस इसमें यही टॉपिक्स हैं जो कि आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। बाकी सब जो टॉपिक्स हैं दोज आर नॉट दैट रेलेवेंट, उसको मैं सी कैटेगरी में डालूंगा एबीसी एनालिसिस में। ठीक है, तो अब हमारा जो लास्ट चैप्टर है वो है मिसलेनियस प्रोविजंस। तो ये सब कौन कौन से, देखो आप बीच बीच में सेक्शन देखोगे, बीच बीच के सेक्शन जो कि हम वहाँ पे वंडर करते थे कि यार इसमें एक सेक्शन स्किप हो गया, तो ये सब सेक्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये सब क्या है, मिसलेनियस है, दीज आर आल्सो नॉट दैट इंपॉर्टेंट। इसमें सिर्फ एक चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे, एंटी प्रॉफिटेरिंग से रिलेटेड है, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसमें थोड़े बहुत चेंजेस भी हैं मे अटेम्प्ट के लिए, थोड़े अमेंडमेंट्स भी हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, बाकी ये जो सारे टॉपिक्स हैं दीज आर ऑल नॉट दैट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट है आपका प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स इन सर्टेन केसेस। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, तो अगर आपकी प्रेमाइस से कोई डॉक्यूमेंट मिला तो मान लिया जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट है। ठीक है, मतलब जैसे आपकी शॉप में कोई शॉप में अगर सर्च एंड सीजर का एक ऑपरेशन हुआ, तो उसमें अगर कुछ डॉक्यूमेंट मिला तो मान लिया जाएगा ये आपका ही डॉक्यूमेंट है, अनलेस आप उसको प्रूव करो कि आपका डॉक्यूमेंट नहीं है। फिर कोई गुड्स मिले तो भी मान लिया जाएगा कि गुड्स आपके हैं क्योंकि आपकी कस्टडी में थे, अनलेस आप उसको प्रूव कर दो कि दीज आर नॉट माइन। तो ठीक है, ये क्या हो गया आपका डॉक्यूमेंट्स, प्रिजम्पशन एज डॉक्यूमेंट्स इन सर्टेन केसेस। देन एडमिसिबिलिटी ऑफ माइक्रोफिल्म्स, फैसिमिले, कॉपी, डॉक्यूमेंट्स, कंप्यूटर प्रिंटआउट्स एज डॉक्यूमेंट्स एज एविडेंस। ठीक है, तो आप ये सब चीजें भी एज एविडेंस डॉक्यूमेंट दिखा सकते हो। मतलब क्या क्या, फिल्म्स, माइक्रो फिल्म, मतलब जो आपके आपको अगर पहले याद हो, पहले ध्यान हो, तो पहले डिजिटल कैमरेज नहीं होते थे, जो कैमरेज होते थे उसमें से एक फिल्म होती थी, तो उसके नेगेटिव होते थे, उसको फिर डेवलप करवा के उससे फिर फोटोज करवाते थे, तो वो उसको भी प्रूफ मानेंगे, फोटोकॉपी को भी प्रूफ मानेंगे। एक स्टेटमेंट जो कि आपको मिला है बाय वे ऑफ प्रिंटेड मटेरियल, उसको भी माने, जैसे आपका बैंक स्टेटमेंट है उसको भी प्रूफ मान लेंगे। ठीक है, या फिर अगर कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली अगर स्टोर हो रखी है, ठीक है, आपके सर्वर में है, तो उसको भी डेटा, उसको भी एविडेंस मान लेंगे, एडमिट कर लेंगे। ठीक है, देन पावर टू कलेक्ट स्टेटिस्टिक्स। तो जो कमिश्नर है उनके पास पावर है कि आप स्टेटिस्टिक्स कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और जो बहुत सारी स्टैटिस्टिकल एजेंसीज होती हैं उनको भी वो डायरेक्शन दे सकते हैं कि वी वांट दिस स्टैटिस्टिक्स, आप हमको बताकर दो। ठीक है, बट उनको जो कमिश्नर, उनको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, मतलब वो जो डेटा उनको मिल रहा है वो किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। ठीक है, देन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय अ पब्लिक सर्वेंट। तो पब्लिक सर्वेंट कौन होता है, तो आपकी जो भी जीएसटी ऑफिसर है वो सब पब्लिक सर्वेंट होते हैं, उनको पब्लिक सर्वेंट का यू नो जो पोजीशन रहते हैं उनको पब्लिक सर्वेंट ही मानते हैं। ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, उनको भी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है, वो कोई भी डॉक्यूमेंट किसी को भी ऐसे शेयर नहीं कर सकते, अनलेस अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस दे रखे हैं। तो कब आप शेयर कर सकते हो, अगर आपको जो सामने वाले है उसका प्रोसिक्यूशन होने वाला है, उसके लिए आपको अगर कुछ प्रूफ चाहिए तो आप उसको दे सकते हो, या फिर अगर आपको कोई दूसरा ऑब्जेक्ट फुलफिल करना है इस एक्ट का तो आप कर सकते हो। देन आपको नोटिस या रिकवरी करना है, नोटिस इशू करना है या रिकवरी, तो आप नोटिस में लिख सकते हो कि हाँ ये उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में भी आप लिख सकते हो उस नोटिस में। देन अगर कोर्ट ने आपसे कुछ डिटेल्स मांगी है तो आप कोर्ट को बता सकते हो, वो कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स को आप कोर्ट को बताना पड़ेगा। ठीक है, देन या फिर अगर आप ऑडिट कर रहे हो या फिर रिफंड की एप्लीकेशन की देख रहे हो तो उस केस में आप उसका यूज कर सकते हो। आप जब रिफंड का ऑर्डर भी इशू करोगे तो उसमें भी आप उसमें लिख के दे सकते हो। ठीक है, देन अगर कोई दूसरा इंक्वायरी है जो कि कोई दूसरा जीएसटी ऑफिसर कर रहा है, वो आपसे मांग रहा है डिटेल्स, तो आप उसको बता सकते हो। देन अगर कुछ ऐसी डिटेल्स है जो कि आप बताओगे तो उससे रियलाइजेशन होगा ऑफ टैक्स, तो आप बता सकते हो। देन अगर पावर लॉ में दे रखी है कि आप बताओ तो उसमें उस केस में आप बता सकते हो। देन अगर कुछ इंक्वायरी है फॉर मिसकंडक्ट ऑफ एनी प्रोफेशनल, तो उसके बारे में आप डिटेल्स भी बताओगे तो कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच नहीं मानेंगे। देन डेटा एंट्री ऑन ऑटोमेटेड सिस्टम, आपको कुछ डेटा पता है जो कि अब कंप्यूटर में फीड करना है तो वो भी आप बता सकते हो। और अगर कोई दूसरे लॉ में आपको पूछा गया है कि आप जीएसटी की डिटेल्स बताओ जो कि कॉन्फिडेंशियल है तो आप बता सकते हो, या फिर अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में है तो आप उसको बता सकते हो। ठीक है, देन
रेस्ट्रिक्शन ऑन कोर्ट्स, तो अब कोर्ट्स के ऊपर क्या रेस्ट्रिक्शन है, तो कोर्ट शैल नॉट रिक्वायर एनी जीएसटी ऑफिसर टू प्रोड्यूस इट बिफोर इट। ऐसा कुछ चीज जो कि विच इज रेस्ट्रिक्शन, तो कोर्ट को भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं कि कुछ कुछ चीजें हैं जहां पर कोर्ट नहीं मांग सकता जीएसटी ऑफिसर से कुछ कुछ चीजें, कि वो जो सब प्रिस्क्राइब्ड रहेगी कि आप ये सब चीजें कोर्ट्स नहीं मांग सकते जो ऑफिसर्स हैं उनसे, क्योंकि दीज आर वेरी कॉन्फिडेंशियल थिंग्स। देन पब्लिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन केसेस, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि कभी कभी क्या होता है, जैसे डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट को कुछ रिकवरी करनी रहती है, ठीक है। अब रिकवरी के लिए वो जो पर्सन है वो मिल नहीं रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, तो वो उनकी जो इंफॉर्मेशन है कि भाई ये पर्सन है, हमको इनसे इतनी इतनी रिकवरी करनी है लेकिन ये मिल नहीं रहे, ठीक है, हमको उनको अरेस्ट करना है लेकिन वो मिल नहीं रहे, तो क्या करेंगे, तो जो ऑफिसर्स है उनके पास राइट है कि वो ये जो इन्फॉर्मेशन है उसको पब्लिक कर दे, उनको पब्लिश कर सकते हैं कि भाई ये पर्सन है, हमको ये इतना अमाउंट इनसे रिकवर करना, आपको अगर मिले तो हमें बताना, ठीक है, तो वो कर सकते हैं। और कौन कर सकता है, तो कमिश्नर कर सकता है। और कैसे कर सकते हैं कि जैसा उनको ठीक लगे, हो सकता है वो न्यूज़पेपर में डाल दे कि भैया आपको पर्सन ये मिले, इन्होंने इतने अमाउंट का डिफॉल्ट किया है, अगर आपको ये पर्सन मिले तो हमको बताना, तो कमिश्नर को जैसा ही लगता है वो वैसे कर सकता है। और कब हो सकती है पब्लिश, तो जब भी कमिश्नर को सही लगे तब वो कर सकता है। देन उसके अलावा भी कोई डिटेल्स अगर कमीशन को लगे तो वो कर सकता है कि उसके पार्टनर्स कौन है, कौन से फॉर्म में वो पार्टनर था, वो सब चीजें भी कर सकता है, ठीक है। देन अगर मतलब जैसे ये पेनल्टी का ही अगर मैं बात करूं, रिकवरी की ही बात करूं, ठीक है, तो उस केस में ही अगर ये जो मैटर है ये अगर आगे कहीं पर पेंडिंग है, ठीक है, तो तब आप ये पब्लिश इंफॉर्मेशन नहीं कर सकते हो जब तक ये अपील डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती है तब तक, ठीक है। देन रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज, अब ये क्या होता है, तो अब जैसे अभी आपने देखा होगा कि कोरोना था, ठीक है, तो उसकी वजह से जो भी सारे एसएससीज हैं वो टाइम से रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, तो इसीलिए कभी भी डिपार्टमेंट को लगता है कि लोगों को डिफिकल्टीज हो रही है, वो हमको हटाना पड़ेगा, तो उसके लिए जो भी सब चीजें हैं रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज के लिए वो हम आगे देखने वाले हैं, वो सब प्रोविजन आने वाले हैं, ठीक है। अब डिफिकल्टी किसको हो रही है, जीएसटी ऑफिसर को हो रही है, कुछ चीज डिटरमाइन करने के लिए उसको एक्सपर्ट की जरूरत है। जैसे आप जीएसटी ऑफिसर हो, आप एक कंपनी में गए, उसके अकाउंट्स देख रहे हो और वहां पर कोई अलग ही सिस्टम यूज कर रहे हैं वो, ठीक है, जैसे सैप, जनरली कंपनीज अकाउंटिंग के लिए सैप यूज कर रही है, अब बट वो मैंडेटरी नहीं कि सबको सैप यूज करना है, ठीक है, कोई हो सकता है टैली यूज कर रहा हो, कोई क्लियर टेक्स्ट का कोई सॉफ्टवेयर कर रहा हो, कोई जोहो बुक्स कर रहा हो, सब अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको उसका नॉलेज नहीं तो आप क्या करोगे, एक आईटी एक्सपर्ट लाओगे जो कि जिसको उसका नॉलेज होगा, ठीक है, तो आप उसका असिस्टेंस ले सकते हो, ठीक है। देन असेसमेंट प्रोसीडिंग्स एटसेट्रा नॉट टू बी इनवैलिड ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, मतलब अब जैसे इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल दूं आपको कि जैसे फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट ने एक शोकॉज नोटिस इशू किया, ठीक है, वो शोकॉज नोटिस आपके पास आया, उसमें दे रखा है कि आपको उसका रिप्लाई करना है, ठीक है, आपने उसका रिप्लाई भी कर दिया। अब बाद में आपको ध्यान आया कि यार ये शोकॉज नोटिस में जो ऑफिसर है, ऑफिसर की साइन ही नहीं है, ठीक है, तो अब आप इनिशियली आपका क्या था, ये जो साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, अगर साइन नहीं है तो मानेंगे नहीं कि वो उन्होंने इशू किया है, और आप उसके लिए अगेंस्ट बोल सकते हो कि मुझे तो लगा ये किसने भी भेज दिया होगा तो मैंने इसका रिप्लाई नहीं किया। बट अगर आपने रिप्लाई कर दिया, उसका मतलब क्या है कि आप मान लिया कि हाँ ये शोकॉज नोटिस आपको इशू हुआ है, उसके बाद आप उसको यू नो डिफेंड नहीं कर सकते कि मैंने मुझे तो भले आप अब बाद में पता चला ना, तो आप फिर नहीं बोल सकते कि मुझे पता ही नहीं था कि नोटिस मेरे पास आया, क्योंकि आपने उसका रिप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो इसीलिए आपका कुछ भी अगर प्रोसीजरल लैप्स की वजह से कुछ भी पूरी प्रोसीडिंग्स को वॉइड नहीं मानेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे यही सब दे रखा है आपका असेसमेंट, ये सब चीजें अगर या फिर छोटी सी मिस्टेक है, डिफेक्ट है या ओमिशन है, तो उस केस में पूरी प्रोसीडिंग्स को ही नहीं मानेंगे कि प्रोसीडिंग्स ही आपकी इनवैलिडेट हो गई, ये ऐसा नहीं मानेंगे, ठीक है। देन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, मतलब
फॉर एग्जाम्पल आपने फाइनली लाइबिलिटी लिखी, ठीक है, तो आपने क्या करा, उसमें टैक्स था आपका 10 लाख रुपीज और आपको पेनल्टी लगानी थी 10 लाख रुपीज की ही, तो आपने क्या करा, ये 10 लाख रुपीज लिखा और गलती से आपने एक जीरो और लगा दिया, ठीक है, जो ऑफिसर है जिसका ये ऑर्डर है, ठीक है। अब ये क्या है, मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। अब ये एक जीरो तो कोई भी एक्स्ट्रा लगा सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको इतना ही पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, आप जाकर बोल सकते हो ऑफिसर को कि ये जो है मिस्टेक दिस इज अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, आप इसको करेक्ट कर दो, तो वो उसको क्या कर देंगे, उसको करेक्ट कर देंगे। तो कोई भी डिसीजन, ऑर्डर, नोटिस, सर्टिफिकेट, एनी अदर डॉक्यूमेंट्स में लग रहा है कि अगर जो मिस्टेक है दिस इज इट इज अपेरेंट ऑन रिकॉर्ड, तो जिस अथॉरिटी ने उसको इशू किया है वो उसको करेक्ट कर सकती है, ठीक है। बट अगर ऐसा है कि ये करेक्ट करने की वजह से आपकी लाइबिलिटी अगर बढ़ रही है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक जीरो कम लगा दिया तो आप तो खुश हो गए कि अरे वाह, इसमें तो अब मुझे 1 लाख ही पेमेंट करना पड़ेगा, आपने 1 लाख ही पे किया, ठीक है। अब बाद में जो डिपार्टमेंट है उसको लगा कि यार ये तो दिस इज मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, तो अब वो क्या करेगा, अब उसको एक जीरो और बढ़ाना है, तो उसको आपको पहले तो बोलना पड़ेगा कि भाई तुम आओ वापस से, हमको तुमको इंटीमेट करना है कुछ। आप जाओगे तो बोलेगा कि मैं ये एक जीरो और लगा रहा हूँ, आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, कि क्यों ये जीरो नहीं लगाना चाहिए। तो अब आप भी उसमें क्या ही बोलोगे कि ये तो 100% पेनल्टी साफ ही दिख रही है, तो 10 लाख ही होना चाहिए। तो आपको बट एक मौका देगा वो, ठीक है, लाइबिलिटी बढ़ाने से पहले हमेशा, ठीक है, क्योंकि वो उसका फर्ज बनता है कि वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के आपको एक बार अपॉर्चुनिटी देनी है ऑफ बीइंग हर्ड, तो इसलिए वो देगा, ठीक है। देन राउंडिंग ऑफ टैक्सेस, तो जो भी आपके टैक्सेस हैं वो राउंड ऑफ होंगे। जैसे अगर आपका फॉर एग्जांपल 101 पे आप टैक्स लगा रहे हो 18%, ठीक है, तो आपका 18 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, ठीक है। तो आप उसको राउंड ऑफ कैसे करोगे, अगर जो हम नॉर्मली राउंड ऑफ करते हैं ना वैसे ही करना है, कि अगर आपका 50 पैसे से ज्यादा हुआ, 0.5 या उससे ज्यादा हुआ, तो आप उसको 1 रुपए बढ़ा दोगे, और अगर 0.5 से कम हुआ तो आप उसको पॉइंट के बाद जो भी उसको इग्नोर कर दोगे, ठीक है। देन रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कभी भी लगता है कि ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल कि जनरल पब्लिक को कुछ दिक्कतें हो रही है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो उस डिफिकल्टी को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे वो रिटर्न वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अभी कोई रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहा है, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, सारे जो भी डेडलाइंस थी जो अभी फॉल हो रही है, ठीक है, जो आपकी फेब्रवरी से लेकर मार्च, अप्रैल, मई तक फॉल हो रही थी, उनको सबको जून में ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज। देन डेलीगेशन ऑफ पावर्स, तो डेलीगेशन ऑफ पावर्स मतलब क्या, तो जो पावर ऑफ गवर्नमेंट है टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब क्या होता है कि जो जीएसटी लॉ है, अगर लॉ में कुछ भी चेंजेस लाने हैं तो उसकी पावर किसको रहती है, तो उसकी पावर रहती है पार्लियामेंट को, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। बट ये जो लोकसभा और राज्यसभा है, इनके सेशंस होते हैं, लिमिटेड सेशंस होते हैं, उसी टाइम पे वो बैठते हैं, अदरवाइज वो नहीं रहते हैं। और एक एक चीज तो आप उनसे पास कैसे करवाओगे, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट को क्या राइट दे रखा है कि आप रूल्स बना सकते हो, ठीक है। तो जो एक्ट है वो क्या करेगा, एक्ट पार्लियामेंट पास करेगा, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो रूल्स है वो कौन बनाता है, वो गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। और जो रूल्स है वो रेट्रोस्पेक्टिवली भी हो सकते हैं, बट वो जीएसटी स्टार्ट होने की पहले वाली डेट से नहीं हो सकते, ठीक है। तो मतलब 1 जुलाई 2017 के पहले से उसको विद इफेक्ट फ्रॉम उसके पहले नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर रूल्स में अगर आप कुछ पेनल्टी लगा रहे हो तो वो भी 10,000 से ज्यादा नहीं हो सकती, वो रूल को तोड़ने के लिए, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, लेइंग ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस एंड नोटिफिकेशंस। अब मतलब आपने रूल्स और रेगुलेशंस तो इशू कर दिए, ठीक है, लेकिन जब नेक्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट होगा ना, तब आपको सारे रूल रेगुलेशन और जो भी आपने एक बार इशू किए थे वो आपको किसको दिखाने पड़ेंगे, वो आपको पार्लियामेंट में प्रेजेंट करने पड़ेंगे इन बोथ द हाउसेज, और वहां पे उसको पास करना पड़ेगा। और अगर उनको कुछ लगता है कि उसमें अमेंडमेंट करना है तो वो अमेंडमेंट भी करना पड़ेगा, ठीक है। देन ओमिशन, रिपील एंड सेविंग, इसमें मतलब क्या है, तो सर्विस टैक्स के बारे में दे रखा है कि सर्विस टैक्स को सब्ज्यूम किधर कर दिया है, इन जीएसटी, तो आपको अब सर्विस टैक्स और पे नहीं करना है। देन रिपील एंड सेविंग्स, इसमें क्या दे रखा है
ये सब जो भी आपके लॉज हैं, लेजिस्लेशन है जो कि पहले थे, वो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ जीएसटी के बाद से क्या हो गए, सब रिपील हो गए हैं, सब ये सारे रेगुलेशन सब इनवैलिडेट हो गए हैं, ठीक है। देन सेक्शन 6 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट, अब ये क्या बोलता है कि नो न्यू इफेक्ट, मतलब आपके जो पुराने लॉस थे उनका कभी भी नया उनका इफेक्ट नए आज के ट्रांजैक्शंस पे नहीं होगा, ठीक है। और जो आज के रूल्स है उनका कोई भी पोजीशन का इफेक्ट पुराने लॉज में नहीं होगा। मतलब क्या, तो मतलब अगर अभी जीएसटी में आपका कुछ ट्रांजैक्शन है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको दूं ना, तो पेनल्टी, ठीक है, तो पहले जब सर्विस टैक्स था ना, तब एक गवर्नमेंट की पोजीशन थी कि वो कभी भी पेनल्टी पे सर्विस टैक्स नहीं लगाते थे, ठीक है। पेनल्टी को क्या बोलते थे, पेनल्टी, लिक्विडेटेड डैमेजेस, वो बोलते थे कि ये सब सर्विसेज नहीं है, इस पे सर्विस टैक्स नहीं लगता था। लेकिन अगर आप जीएसटी में देखो ना, तो गवर्नमेंट ने, आपको ध्यान हो तो एग्जम्पशन में एक डाल रखा है कि अगर आपको गवर्नमेंट पेनल्टी लगा रही है तो सिर्फ वही एग्जम्प्ट होगा, उसके अलावा जो भी पेनल्टी है, मतलब आपकी आप अगर अदर देन गवर्नमेंट कुछ पेनल्टी लगा रहे हो तो उस पर आपको जीएसटी पे करना है, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो गया कि पहले सर्विस टैक्स में पेनल्टी के ऊपर, सॉरी पेनल्टी के ऊपर सर्विस टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, लेकिन अब पोजीशन क्या है कि अब आपको पे करना है। तो इसीलिए जो पुराने लॉज है वो कभी भी नए ट्रांजेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं कर सकते। और सेम वे आपके जो नए रूल्स है, मतलब जीएसटी में अभी आ गया है कि आपको पेनल्टी पे भी जीएसटी पे करना है, ठीक है। ये फॉर दैट मैटर इंटरेस्ट पे भी पेनल्टी, आपको इंटरेस्ट पे भी आपको जीएसटी पे करना है। आपको लेट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी लेट पेमेंट मिल रहा है, उसके लिए आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, तो अब आपको उस पर जीएसटी पे करना है, पहले तो नहीं करना रहता था, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि आप पहले के लिए भी चले जाओ, आप बोलो कि उस टाइम का जो मेरा मैटर था उस पे भी मुझे ये बेनिफिट चाहिए, ठीक है, तो वो भी नहीं होगा। देन नो इफेक्ट ऑन राइट्स और लाइबिलिटीज अंडर द प्रीवियस लॉ, मतलब आपका जो प्रीवियस लॉ में अगर कुछ राइट, ऑब्लिगेशन, लाइबिलिटी थी तो वो अभी भी बरकरार रहेगी, ठीक है। देन इंसेंटिव अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट, तो आपको अगर कुछ बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन अगर कुछ बेनिफिट मिला था और अब आप जीएसटी में आ गए और वो नोटिफिकेशन अगर चला गया, तो आपको जो बेनिफिट है वो भी अब आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। देन तो यहाँ पे जो ऑरेंज ऑरेंज है ना, आप ये सब पढ़ लोगे ना तो इसमें आपका काम हो जाएगा, पूरा टेक्स्ट पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। देन नो इफेक्ट ऑन टैक्स ड्यू टू प्रीवियस लॉ, तो प्रीवियस लॉ में अंडर ड्यू अंडर प्रीवियस लॉ, मतलब प्रीवियस लॉ में अगर आपके ऊपर कुछ लाइबिलिटी थी तो अब आपके ऊपर जीएसटी आ गया, तो आप ये नहीं बोल सकते कि वो लाइबिलिटी अब मैं पे नहीं करूंगा, आपको प्रीवियस लॉ की लाइबिलिटी तो पे करनी ही है। देन नो इफेक्ट ऑन लीगल प्रोसीडिंग्स, तो पहले के अगर आपके कुछ केसेस चल रहे हैं तो वो सेम चलते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा कि वो केसेस पे आपको पेमेंट नहीं करना है, आपको वो करना ही पड़ेगा, ठीक है। देन नो इफेक्ट ऑन एनी अपीलेट प्रोसीडिंग्स अंडर प्रीवियस लॉ, तो वही अपीलेट प्रोसीडिंग कोई चल रही है तो वो वैसे वैसे ही चलती रहेगी। देन अदर प्रोविजन, तो इसमें कॉमन पोर्टल, तो गवर्नमेंट ने कॉमन पोर्टल बताया है कि कॉमन पोर्टल पे आप क्या क्या कर सकते हो, तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, रिटर्न फाइल कर सकते हो, और ये सब चीजें आपकी सब कॉमन पोर्टल पे ही होगा, ठीक है। देन गुड्स एंड सर्विसेज कंप्लायंस रेटिंग, अब कंप्लायंस रेटिंग क्या होता है, तो गवर्नमेंट ने बोला है कि हम सारे जो भी टैक्स पेयर्स हैं, ठीक है, उनको एक रेटिंग देंगे। अगर आप सब चीजें, सारी रिटर्न टाइम से फाइल कर रहे हो, आपके ऊपर जो पेमेंट है आप वो टाइम से कर रहे हो, तो आपकी जो रेटिंग होगी ना वो अच्छी होगी, ठीक है। अब अच्छी रेटिंग होगी तो उसका बेनिफिट क्या होगा कि जो आपका कस्टमर है, ठीक है, कोई नया कस्टमर अगर आपको एज अ वेंडर रखने वाला है, तो वो क्या करेगा, आपकी रेटिंग चेक करेगा और उसको लगेगा कि हाँ ये बंदा अच्छा है, तभी आपको रखेगा। अच्छा, अगर रेटिंग कम हुई, मतलब क्या होगा कि हो सकता है आपने इनवॉइसेस लेट फाइल करे तो सामने वाले को क्रेडिट लेट मिलेगा, तो इसलिए वो सब चीजें क्वालिटेटिव वाइज मैटर करती है, ठीक है। सामने वाला क्या सोचेगा कि हाँ अगर ये इसकी रेटिंग अच्छी है, मतलब ये कंप्लायंट रहता होगा, तो ये टाइमली इनवॉइस अपलोड करेगा, मुझे भी क्रेडिट टाइमली मिलेगा, तो बस उसके लिए ये कंप्लायंस रेटिंग है, ठीक है। देन पावर टू टेक सैंपल्स, जो भी आपका ऑफिसर है, ठीक है, ऑफिसर्स के पास पावर होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके गुड्स जा रहे हैं एक ट्रक में, तो वो उसमें से कुछ सैंपल निकाल के टेस्ट कर सकता है कि जो आपने बोला है वो उसमें ही वही है कि नहीं है। देन बर्डन ऑफ प्रूफ,
तो बर्डन ऑफ प्रूफ मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ पहले आपके ऊपर आएगा, आपको प्रूव करना है। जैसे आईटीसी की बात करें, ठीक है, तो आईटीसी में भी क्या होगा, सबसे पहले जो ऑफिसर है वो अज्यूम करेगा कि आपको आईटीसी अवेलेबल नहीं है। अब आपको प्रूव करना है कि वो अवेलेबल आपको क्यों है, ठीक है। देन पर्सन डीम टू बी पब्लिक सर्वेंट, तो गवर्नमेंट जीएसटी ऑफिसर जो भी है उनको सबको क्या मानते हैं, पब्लिक सर्वेंट मानते हैं। तो जैसे आपके पुलिस और कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, वैसे ही जीएसटी के ऑफिसर्स भी आपके क्या होते हैं, पब्लिक सर्वेंट होते हैं। देन प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन अंडर दिस एक्ट, तो अगर जीएसटी ऑफिसर ने कोई भी एक्शन लिया है तो वो उसके लिए पर्सनली लायबल नहीं होंगे, ठीक है। वो उन्होंने एज अ अंडर द ड्यूटी ऑफ जीएसटी डिपार्टमेंट लिया है, तो वो उस चीज के लिए पर्सनली लायबल नहीं होंगे उन सब एक्ट के लिए, ठीक है। देन बार ऑन जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स, मतलब जो आपका टैक्स लॉ है ना वो एक सिविल लॉ है, ठीक है, क्रिमिनल लॉ नहीं है, इट इज अ सिविल लॉ। तो उसकी जो इसमें कोई भी डिस्प्यूट्स आते हैं तो वो किसके पास जाने चाहिए, जनरली सिविल कोर्ट के पास। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है कि स्पेशल सिविल कोर्ट्स लगा रखे हैं, मतलब जो आपके जो ट्राइब्यूनल है, ठीक है, वो कोर्ट नहीं है, वो क्या होती है, क्वाजी जुडिशियल बॉडी बोलते हैं उनको। तो वो प्रॉपर कोर्ट नहीं है, बट दे आर एक्टिंग एज अ कोर्ट, तो ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोल रखा है कि अगर कोई भी मैटर हुआ तो उस पे सिविल कोर्ट्स की लाइबिलिटी, सिविल कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन नहीं है, उस पे आपका अपीलेट ट्राइब्यूनल का जुरिस्डिक्शन होगा। तो इसलिए सिविल कोर्ट्स का जो जुरिस्डिक्शन है उसको बार किया है, उसको हटाया है, ठीक है। देन लेवी ऑफ फीस, तो अगर आपको कभी कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए गवर्नमेंट से तो उसके लिए वो कुछ आपसे फी वसूल कर सकते हैं, ठीक है। देन सर्विस ऑफ नोटिस इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, तो आपका जो नोटिस है वो आपको कैसे सर्व कर सकते हैं, तो गिविंग टेंडरिंग डायरेक्टली, मतलब ऑफिसर खुद आके आपको दे सकता है कि ये लो भाई आपका नोटिस, जो कि जनरली होता नहीं है बट फिर भी हो सकता है। देन रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट या कुरियर कर सकते हैं आपको, ईमेल भी कर सकते हैं, कॉमन पोर्टल पे भी आते हैं आजकल तो नोटिस, ठीक है। देन अगर जीएसटी ऑफिसर को आपका कुछ एड्रेस वेड्रेस कुछ पता नहीं तो क्या करेगा, वो न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देगा, ठीक है, कि ये आपके एरिया के न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दिया नोटिस। देन अफिक्सिंग एट द प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब आपको उसको कुछ पता नहीं है, वो आपके पास आया डिलीवर करने के लिए लेकिन आप हो नहीं, तो क्या करेगा, आपकी बिजनेस प्रीमाइस पे वो नोटिस चिपका कर चला जाएगा, ठीक है। देन डीम्ड डेट ऑफ सर्विंग, तो उसको कब माना जाएगा कि आपको सर्व हो गया है, तो जब आपको वो दिया हाथ से वो मान लिया जाएगा, या फिर जब न्यूज़पेपर में पब्लिश किया, या फिर एक उसकी कॉपी अगर अफिक्स कर दिया आपकी प्लेस ऑफ बिजनेस पे तो वो क्या मान लिया जाएगा, डेट ऑफ सर्विंग ऑफ नोटिस, ठीक है। और डेट ऑफ रिसीट, वो भी क्या होगा कि जब आपको रजिस्टर्ड पोस्ट से रजिस्टर्ड पोस्ट से अगर भेजा तो नॉर्मली कितना टाइम लगना चाहिए, उतने टाइम में मान लिया जाएगा कि वो आपको मिल गया है, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, जैसे भी आपको है, ठीक है। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एंटी प्रॉफिटेरिंग मेजर। तो एंटी प्रॉफिटेरिंग क्या था, क्यों था, और ये मैं आपको थोड़ा डिटेल में बेसिक से बताता हूँ, ठीक है। तो अब जब जीएसटी आया ना, जीएसटी है डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, ठीक है। इसमें आपको क्रेडिट्स मिलते हैं, सब हमने चैप्टर 1 में ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है, कि आपको क्रेडिट मिलता है तो कास्केडिंग इफेक्ट नहीं होता है, टैक्स पर टैक्स नहीं लगता है। अब जब जीएसटी आया तो पहले के कंपैरिजन में अब आपके कास्केडिंग इफेक्ट कम हो गया है, मतलब उससे कुछ बेनिफिट आना चाहिए, ठीक है। पहले क्या होता था, जैसे फॉर एग्जांपल अगर रेस्टोरेंट की बात करो तो आपने 100 रुपीज का अगर कुछ डिश खाई है, ठीक है, तो उस पर सबसे पहले लगता था वैट, फॉर एग्जाम्पल वैट आपका लग रहा है 5%, तो 5 रुपए वो प्लस, अब ये जो 105 है ना, इसके ऊपर आपका सर्विस टैक्स लगता था, फॉर एग्जाम्पल 5 समथिंग समथिंग परसेंट, इसको 5% ही रहने देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या हुआ, 5% आपका, ये जो 5% है वो किस पे लग रहा है, तो एक तो 100 पे भी लग रहा है और 5 रुपीज पे भी लग रहा है, तो ये आपका कास्केडिंग इफेक्ट हो गया, ठीक है। इस पे 5% तो 0.25 रुपीज, और अब ये आपका कास्केडिंग इफेक्ट है, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि अब आपके ऊपर जीएसटी नहीं लग रहा है, सॉरी, अब आपके ऊपर ये सब कास्केडिंग इफेक्ट नहीं है, तो ये जो 2.25 का बेनिफिट है ये किसको जाना चाहिए, ये कस्टमर को जाना चाहिए, कंज्यूमर को जाना चाहिए, ये आप एज अ बिजनेसमैन खुद नहीं रख सकते हो, ठीक है।
और अगर आपने रखा तो हम आपके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। तो इसके लिए क्या एक एक अथॉरिटी सेटअप करी है जिसको बोलते हैं नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी। अब उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि वो उसके फंक्शन क्या है, वो क्या करते हैं, ठीक है। तो एंटी प्रॉफिटेरिंग आपको समझ में आया। एंटी प्रॉफिटेरिंग में हम लोग क्या करते हैं, ये देखते हैं कि जीएसटी आने से जो बेनिफिट हुआ वो बिजनेसमैन कंज्यूमर को ट्रांसफर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। तो अब ये जो नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसमें कौन कौन मेंबर होते हैं और क्या होते हैं। तो 5 मेंबर की कमेटी होती है, एक उसमें से क्या होता है, चेयरमैन होता है, और बाकी 4 जो होते हैं वो क्या होते हैं, टेक्निकल मेंबर होते हैं, ठीक है। who are or have been commissioner of state या central tax for at least 1 year और एनी इक्विवेलेंट पोस्ट इन अर्लियर लॉ, ठीक है। तो पुराने, अब ये जो कमिटी बनी थी ये कब बनी थी, जैसे जीएसटी आया था ना वैसे ही ये बनी थी, ठीक है। तो उसके पहले वाले लॉ में अगर कोई भी कमिश्नर है तो वो इसमें 4 मेंबर्स में वो हो सकता है, ठीक है। और या फिर आपका जो ये भी है चेयरमैन भी, ठीक है। देन द अथॉरिटी शेल सीज टू एग्जिस्ट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 4 years, ठीक है। तो पहले ये जो था ना ये आपका 2 years ही था, अभी अमेंडमेंट होकर इसको एक्सटेंड कर दिया है 4 साल तक, ठीक है। तो 2017 में आया ये, तो 2018, 2019, 2020, 2021, ठीक है, 121 तक अभी तक क्या प्रोविजन है। क्योंकि ये जो है ना अथॉरिटी, ये आगे अनलिमिटेड टाइम तक नहीं चलने वाली। ये सिर्फ किसके लिए था कि आपका ट्रांजिशन हुआ है उसका जो बेनिफिट है वो आप पास ऑन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आपने ट्रांजिशन में एक बार पास ऑन कर दिया, अब तो पूरा जीएसटी हो गया है, ठीक है। तो अब सिर्फ वही वाले हमको स्टार्टिंग के 1 साल 2 साल हमको सिर्फ वही देखने हैं कि उस टाइम पे जो बिजनेस है उन्होंने पास ऑन किया है कि नहीं किया है, ठीक है। अब इनकी ड्यूटीज क्या होती है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग देखते हैं वेदर टैक्स रिडक्शन, टैक्स में कुछ रिडक्शन हुआ है तो उसका बेनिफिट किसको मिला है, कंज्यूमर को गया है कि नहीं गया है, बाय वे ऑफ रिडक्शन इन प्राइजेस, ठीक है। प्राइजेस उनने जो सप्लायर है पहले जितना चार्ज करते थे अभी भी उतना ही तो चार्ज नहीं कर रहे हैं, उनको जितना बेनिफिट हो रहा है उतना उनको प्राइस उन्होंने रिड्यूस करी है कि नहीं करी है, ठीक है। देन उसको ढूंढना जिसने वो टैक्स जो प्राइस पास ऑन जो प्राइस रिड्यूस नहीं करी है, जो बेनिफिट ट्रांसफर नहीं किया है, देन और उसको ऑर्डर क्या देंगे कि भाई तुम प्राइस रिड्यूस कर दो, और जो तुमने अभी तक कलेक्ट किया है रेसिपिएंट को वो दे दो। उनके ऊपर पेनल्टी लगा सकते हैं या फिर उनका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर सकते हैं। तो थोड़ा रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के बारे में याद करो, तो वहां पे एक टॉपिक था कि कब जो ऑफिसर है वो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। तो उसमें एक था एंटी प्रॉफिटेरिंग अगर मेजर्स आपने को कॉन्ट्रावीन किया है तो उस केस में भी आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो भी कैंसिल हो सकता है। देन और इनको हर 10th ऑफ द सक्सीडिंग क्वार्टर की 10th को, नेक्स्ट मंथ की 10th को इनको जीएसटी काउंसिल को एक रिपोर्ट देनी पड़ती है, ठीक है। देन प्रोसेस फॉलो, तो अब ये प्रोसेस क्या फॉलो करते हैं, तो कोई भी पर्सन, जैसे अगर आपको भी लगता है ना कि जीएसटी का बेनिफिट इस कंपनी ने हमें नहीं दिया है तो आप भी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, किसको आप अथॉरिटी को एप्लीकेशन दे सकते हो, ठीक है। जो एप्लीकेशन है सबसे पहले किसके पास जाएगी, तो वो जाएगी सबसे पहले आपकी स्क्रीनिंग कमेटी के पास, ठीक है। स्क्रीनिंग कमेटी सबसे पहले क्या होती है, स्क्रीनिंग कमेटी। अब स्क्रीनिंग कमेटी क्या करेगी, अच्छा तो मैंने ना यहाँ पर पूरा चार्ट दे रखा है। तो आप कंज्यूमर हो, आप क्या करोगे, सबसे पहले स्टेट स्क्रीनिंग कमेटी बोलते हैं उसको दोगे, उसको बताओगे कि हाँ हमारे हिसाब से इन्होंने जो बेनिफिट है वो पास ऑन नहीं किया है। तो स्टेट स्क्रीनिंग कमेटी क्या देखेगी, सबसे पहले प्राइमा फेसी देखेगी कि एविडेंस क्या है और एंटी प्रॉफिटेरिंग में मतलब प्रॉफिट पास किया है कि नहीं किया है, ठीक है। वो अपनी रिपोर्ट देगी किसको, वो देगी स्टैंडिंग कमेटी को, ठीक है। वो स्टैंडिंग कमेटी क्या देगी कि जो प्राइमा फेसी एविडेंस आया है, प्राइमा फेसी वो कंफर्म करेगी कि हाँ ये एक्चुअल में पास ऑन किया है कि नहीं किया है। तो यहाँ पे सारे एविडेंस इकट्ठा होंगे, सारे एविडेंस स्टैंडिंग कमेटी के पास जाएंगे, वो एनालाइज करेगी कि हाँ इसमें आगे हमको और ज्यादा डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है या नहीं। अगर उनको लगता है कि हाँ इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है तो वो क्या करेंगे, वो एप्लीकेशन आगे पास ऑन कर देंगे इसको डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी प्रॉफिटेरिंग। अब जो डायरेक्टर जनरल है वो डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करेगा, ठीक है। वो
जो टैक्स पेयर उसके पास जाएगा, उसके रिकॉर्ड्स देखेगा और उससे बहुत सारी पूछताछ भी करेगा कि क्या लग रहा है उसको, ठीक है। वो आगे अपनी रिपोर्ट देगा किसको, नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी को, जो फाइनल अथॉरिटी है, ठीक है। और वो फिर क्या करेगी, अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करेगी और फॉर द बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर, क्या आपको प्राइस कम होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई प्रोसेस, और यही प्रोसेस आप एक बार यहाँ पे देखोगे तो ये सब मैंने यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी स्टैंडिंग कमेटी आ गई, देन डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी प्रॉफिटेरिंग आ गया, देन कितने कितने टाइम में करेंगे, तो ये जो डायरेक्टर जनरल है उसके पास 6 मंथ्स का टाइम है, 6 मंथ्स में उनको क्या करना है, जो डिटेल इन्वेस्टिगेशन है वो करना है, और 3 मंथ्स तक का वो एक्सटेंशन ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये सब आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है, नथिंग दैट ग्रेट। और ऑर्डर में क्या ले सकते हैं, तो वही जो हमने ऊपर देखा था वो सब कर सकते हैं कि रिडक्शन इन प्राइस, या फिर रिटर्न कर दो आप रेसिपिएंट को, या फिर जो अमाउंट आपने लिया है वो आप, अगर आपको पता नहीं है कि कस्टमर कहाँ पर है, आप ढूंढ नहीं पा रहे हो, तो आप क्या करोगे, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में वो पैसे आपको डालने पड़ेंगे, ठीक है। देन आपके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है और आपका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो ये सब इसमें पॉइंट्स हैं। देन एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ सीजीएसटी एक्ट ऑन आईजीएसटी, तो अब क्या, जैसे सीजीएसटी एक्ट में बहुत सारी चीजें हैं जो कि आईजीएसटी एक्ट में नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आईजीएसटी एक्ट में आपको वो उन चीजों का कंप्लायंस करना ही नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि जो भी प्रोविजन सीजीएसटी एक्ट में और आईजीएसटी एक्ट में नहीं है वो क्या मान लिया जाएगा कि उनको बोरो करें आईजीएसटी एक्ट ने सीजीएसटी एक्ट से। तो क्या क्या है, स्कोप ऑफ सप्लाई, क्या क्या चीजें सप्लाई में आएगी नहीं आएगी, कंपोजिट सप्लाई, तो ये सब चीजें सारे मैटर, सारे कलेक्शन, पेमेंट, ये सारे जो भी आपके सीजीएसटी पे एप्लीकेबल होते हैं वो कहाँ पे भी एप्लीकेबल होंगे, आईजीएसटी में भी होंगे। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि जैसे टाइम ऑफ सप्लाई तो आईजीएसटी में तो है ही नहीं, तो कभी मैं इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा हूँ तो मैं इसको फॉलो नहीं करूंगा, आपको ये भी फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। देन अपोर्शनमेंट ऑफ टैक्स एंड सेटलमेंट्स ऑफ फंड, मतलब अब जैसे आईजीएसटी है, ठीक है, तो आईजीएसटी किसके पास जाता है, आईजीएसटी से सेंटर के पास जाता है क्या, नहीं। तो आईजीएसटी जो है वो सेंटर अपने पास कुछ पोर्शन रखता है और कुछ पोर्शन क्या करता है, उस स्टेट को देता है या फिर उस यूनियन टेरिटरी को दे देता है जहां पर वो फाइनली कंज्यूम हुआ है गुड्स, ठीक है। उस केस में यहाँ पर वही सब दे रखा है कि अगर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है या फिर इम्पोर्ट है, तो उस केस में क्या होगा, जो आधा पैसा है वो किसको जाएगा, उस स्टेट को जाएगा जहां पर वो जो सप्लाई है वो कंज्यूम हुआ है, जहाँ पे उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई है वो, ठीक है। तो ये सब वही है। देन मेथड ऑफ अपोर्शनमेंट, तो वो कैसा होगा कि आपको प्लेस ऑफ सप्लाई देखना है और 50% जो भी है वो उसको देखना है। अब बहुत बार क्या होता है कि ये जो आपने एक एक करके टैक्स दे दिया, उसके बाद भी कभी मतलब इतने सारे ट्रांजेक्शन होते हैं ना कि इसको पूरा रिकनसाइल करना इज इम्पॉसिबल, ठीक है। तो सारे जगह पे आप नहीं देख सकते कि जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो कहाँ पर आ रहा है, बहुत सारा पूल ऐसा इकट्ठा हो जाता है जहां पर आप डिटरमाइन नहीं कर पाते हो कि ये किस स्टेट को जाएगा, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में अगर आपको पता है कि पर्सन कौन है, टैक्सेबल पर्सन कौन है, लेकिन आप डिटरमाइन नहीं करोगे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, तो आप क्या देखोगे कि उस पर्सन ने जहां जहां पे भी सप्लाई किया ना, सब सारे स्टेट्स को प्रपोर्शनेटली वो अमाउंट दे दो, ठीक है। या फिर अगर अगर आपको ये पता नहीं चल रहा है कि जो पर्सन किस पर्सन का है ये टैक्स, तो आप क्या करोगे, तो सारे स्टेट को आप बराबर से बांट दोगे, ठीक है, वो अमाउंट, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे मेथोडोलॉजी दे रखी है, दीज आर ऑल्सो अगेन नॉट दैट इम्पोर्टेंट, फिर भी आप एक बार बस पढ़ लेना, ठीक है। देन अपॉर्शनमेंट ऑफ आईजीएसटी इन रिस्पेक्ट ऑफ B2B सप्लाईज वेयर इन आईटीसी इज टेकन बाय रेसिपिएंट, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी आईटीसी में पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने आईजीएसटी का यूज किया फॉर पेमेंट ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है, आपके पास आईजीएसटी का क्रेडिट था 100 रुपीज, आपने 50 रुपीज पे कर दिया फॉर पेइंग आउटपुट सीजीएसटी और 50 रुपीज पे कर दिया फॉर पेइंग आउटपुट एसजीएसटी। तो अब गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, ये जो उनका बैलेंस है लेजर 100 रुपए का आईजीएसटी, वो उनको ट्रांसफर करना पड़ेगा, कहाँ पर ट्रांसफर करना पड़ेगा, 50 रुपीज सीजीएसटी में और 50 रुपीज किधर, रिस्पेक्टिव एसजीएसटी को, रिस्पेक्टिव स्टेट को वो अमाउंट देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपने इसका क्रेडिट यूज करा है फॉर द पेमेंट ऑफ योर आउटवर्ड लाइबिलिटी ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ठीक है।
देन रिफंड ऑफ IGST अपोर्शन टू स्टेट सेंटर, और मतलब अगर आपने ऑलरेडी कुछ IGST अपोर्शन कर रखा है उसके बाद वो रिफंड हो रहा है तो वो आपको, आप उनसे वापस से ले सकते हो, ठीक है। तो गाइज ऑन दैट नोट वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर ऑल्सो। तो ये जो था आपका मिसलेनियस टॉपिक था, तो इन शॉर्ट आपका पूरा GST कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो हाँ, so now the ball is in your court guys, you have to perform well, you have to अगर आपको कुछ डाउट होता है इसके बाद भी तो you can get back to me anytime, I will always be available. If not on call then you can drop in a message to me on WhatsApp. And I hope कि आप लोगों को ये जो सेशन है पूरा 28 डेज में हमने पूरा GST खत्म किया है, एक एक घंटे रोज पढ़ के, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे। तो एंड वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग, वी हैव कवर्ड 100% ऑफ द टॉपिक्स। एंड तो हाउ इट वाज पॉसिबल कि हम लोग सिर्फ एक घंटा ही लेते थे और एक घंटे में भी हम 1% का भी टाइम वेस्ट नहीं करते थे। तो इसीलिए इट इज बीन पॉसिबल दैट वी हैव कवर्ड एंटायर सिलेबस इन जस्ट 28 to 30 आवर्स, ठीक है। तो नाउ गाइज द अब आपके ऊपर है, मैंने आपको एक बार पढ़ा दिया है, आपको थोड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और करनी है। मैंने सिर्फ आपको कंसेप्ट पढ़ाया है, आपको इसके लिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, स्पेशली जो वैल्यूएशन वाले क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस और करनी है। बाकी तो सब मोस्टली जो मैंने MCQ में ही ट्राई करा था कवर करने का, ठीक है। तो आपको क्वेश्चंस और सॉल्व करने हैं, यू कैन टेक स्कैनर ऑफ एनी गुड पब्लिशर। आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग अ स्कैनर, बट मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, मैं क्वेश्चन बैंक बनाऊंगा, बट आई कैन नॉट कमिट यू के इस अटेम्प्ट के लिए आपको मैं दे दूंगा। तो इसलिए यू कैन फॉर दैट, फॉर द टाइमिंग यू कैन टेक क्वेश्चन बैंक ऑफ एनी गुड पब्लिकेशन, ठीक है। बट प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। वन मोर थिंग, आपको जैसा कि मैंने आपको कल भी बोला था लेक्चर में कि प्रैक्टिस जो आपकी है ना वो आपको पेपर प्रैक्टिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कि 3 घंटे आप लगातार बैठो और फ्रॉम स्टार्ट टू एंड यू कंप्लीट एंटायर एंटायर पेपर। तो आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में पता चलेगा, थोड़ा प्रेजेंटेशन के बारे में पता चलेगा, ठीक है। तो एंड ऑल्सो आई विल ट्राई टू have a keep a mock test of 3 hours on maybe some application that I will try to plan and that I'll communicate to you. तो ठीक है गाइज, ऑन दैट नोट लेट्स कंक्लूड दिस सेशन एंड यू हैव ऑल बीन वेरी गुड ऑडियंस एंड आई एम थैंकफुल टू यू एंड आई होप आपको भी मज़ा आया हो और लॉजिकली चीज़ क्लियर हुई हो। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट वही चीज़ है कि आपको कुछ रटने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, कोई भी फॉर्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, वो आपको दिमाग में आना चाहिए। तो इसीलिए मैंने आपको कोई भी फॉर्मूला रटवाया नहीं है, सब हमने खुद ने बनाए हैं, ठीक है। तो that was my purpose and I hope I have solved that purpose. तो okay guys, so this is not the end, again I'm saying आपको कुछ भी help चाहिए तो you can let me know anytime, I will try to help you as much as possible, ठीक है। तो on that note I am signing off and let's see, all the best for your exam and please be in touch, okay। चलो bye bye।